हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में डेली न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत 27 और 28 जुलाई 2020 का झारखंड करंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज के साथ डिस्कस करेंगे, संपूर्ण तथ्यों को शामिल करते हुए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज से आपका पहले एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर हम लोग प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग तथ्यों को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न का जो टॉपिक है आपका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मिशन सक्षम। प्रश्न 1 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा किए जा रहे सर्वे मिशन सक्षम के तहत राज्य में किसानों की आर्थिक समस्या का पता लगाना और आर्थिक स्थिति सुधारना है। दूसरा कथन है आपका, कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद अब तक झारखंड में 35,000 से ज्यादा महिला प्रवासी मजदूर वापस लौटी हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपका यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग संबंधित तथ्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। मिशन सक्षम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है, जिसका नाम है आपका मिशन सक्षम। मिशन सक्षम है क्या चीज? जब से कोविड-19 का जो प्रकोप है पूरे देश पर देखा गया था, उसके बाद आपका मार्च अंतिम सप्ताह में पूरे देश में लॉकडाउन प्रारंभ किया गया था। तो उसके बाद से बहुत सारे जो प्रवासी लोग थे अपने गृह राज्य लौटे थे। तो झारखंड में भी बहुत सारे प्रवासी लोग जो थे वापस लौटे। तो उनमें करीब आपका जो लोग लौटे हैं उन्हें नौकरी दिलाना सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि वो अपने राज्य में वापस लौटे तो उन्हें किस तरह से व्यवस्थित करना है, ये सारी चिंताएं भी सरकार को थी। तो इसी के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक सर्वे कर रहा है कि जो भी लोग लौटे हैं उनमें किस प्रकार के हैं, जैसे कि आपका वो स्किल बेस्ड है, क्या उनमें संख्या है, या फिर क्या वो एक कुशल कामगार हैं या फिर अकुशल कामगार हैं, उसमें महिलाएं कितनी हैं और अन्य लोग कितने हैं, वो सारा चीज सर्वे में शामिल किया गया है। इसीलिए अभी ये चर्चा में है, क्योंकि सारे लोगों का यहां पर सर्वे कराया जा रहा है ग्रामीण विकास विभाग के मिशन सक्षम के तहत। इसमें गांव-गांव तक प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी ली जा रही है। अब तक 4,71,000 मजदूरों का सर्वे हुआ है, जिसमें कि 35,000 से ज्यादा जो है आपका महिलाएं हैं। ये महिलाएं बाहर काम करती हैं। वहीं कुल पुरुष प्रवासी मजदूरों की संख्या 4,35,000 है। कुल मजदूरों में कुशल कामगार जो है आपका 3,17,000 है। तो ये सारे सर्वे से पता चला है। उसी तरह अगर हम बात करें महिला को और पुरुष को जिलेवार अगर हम बांटे, तो सबसे ज्यादा जो महिला वापस लौटी है वो लोहरदगा जिले से वापस लौटी है। यहाँ 4,149 महिलाएं मजदूर हैं जो बाहर से लौटी हैं। वहीं सबसे कम महिला मजदूरों की बात करें तो जामताड़ा है। उसके बाद अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों सबसे ज्यादा जो लौटे हैं गिरिडीह जिले से लौटे हैं, गिरिडीह जिले में लौटे हैं। और दूसरे नंबर पर आपका हजारीबाग है, जहां करीब 55,000 से अधिक मजदूर लौटे हैं। प्रश्न जो पूछा गया था आपका कि 2 कथन दिया हुआ था, आप देख सकते हैं पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है मिशन सक्षम, उसके तहत जो भी प्रवासी मजदूर राज्य में लौटे हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है, न कि किसानों की आर्थिक स्थिति का समस्या जो है या फिर स्थिति सुधारने के लिए किया जा रहा है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन वही आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक जो सर्वे किया गया है उससे यह पता चला है कि 35,000 से अधिक महिला प्रवासी मजदूर झारखंड वापस लौटी हैं। पूछा क्या गया था, तो सही कथन आपको यहां से पूछा गया था। तो सिर्फ दूसरा कथन यहां पर आपका क्या है, वो सही है, बाकी पहला कथन यहां पर आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका यहां पर बी होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2, हाल ही में झारखंड के किस उद्यान को देश के टॉप 10 चिड़ियाघरों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बी आपका है भगवान बिरसा जैविक उद्यान, सी आपका है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान और डी आपका है आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। संबंधित तथ्य देखते हैं। सबसे पहले ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है? हाल ही में ओरमांझी स्थित झारखंड के रांची में ओरमांझी में स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान को देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में शामिल किया गया है। अब इस चिड़ियाघर को एक विश्व स्तर पर विकसित किया जाएगा। हाल ही में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो
केंद्रीय सरकार का जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उसने झारखंड राज्य प्राधिकरण से 24 जून को इसका अपना विजन के लिए ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी देने को कहा था। और इसमें साथ में यह भी बताना तय किया गया था कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान को की अगले 10 वर्षों में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया जाएगा। भगवान बिरसा जैविक उद्यान के बारे में बता दें, यह रांची और मांझी में स्थित है, जो कि आपका रांची हजारीबाग रोड में ये पड़ता है, जहां पर हर साल बहुत सारे टूरिस्ट यहां पर आते हैं। इस उद्यान की स्थापना जो की गई थी 1994 में की गई थी। तो इस आधार पर यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा बी, भगवान बिरसा जैविक उद्यान को विकसित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ ही 10 देश के टॉप 10 चिड़ियाघरों में इसे शामिल किया गया है। और आने वाले 10 वर्षों में एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों में इसे विश्व स्तर का एक चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आने वाले 10 वर्षों में यह लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3, टॉपिक है आपका साई के द्वारा भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता झारखंड में करने को प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना 1982 में की गई थी। दूसरा कथन है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जमशेदपुर में प्रस्तावित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपका ए, बी, सी और डी। 4 कथन आपका दिया हुआ है। इसमें सही जो उत्तर होगा आपका बी होगा। केवल दूसरा कथन आपका यहाँ पर जो सही नहीं है, बाकी पहला जो कथन है आपका वो सही है। इससे संबंधित तथ्य में आपको 2 चीज यहाँ पर नोट करना होगा। पहला चीज तो आपका साई क्या है, तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है आपका, जिसका स्थापना 1982 में किया गया था। भारत सरकार के खेल मंत्रालय का एक अथॉरिटी है, प्राधिकरण है। और ये हाल ही में जो अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम होने वाली है भारत का, उससे जो प्रस्तावित किया गया है जमशेदपुर में नहीं किया गया है, वो रांची में किया गया है। इसीलिए दूसरा कथन है यहां पर जो आपका गलत है। तो इसीलिए यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल यहां पर दूसरा कथन जो है आपका सही नहीं है, पहला कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर आपका यहां पर बी होगा। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के द्वारा भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, बी गोवा, सी रांची और डी जमशेदपुर। तो प्रश्न यहां पर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अभी हमने जो डिस्कस किया था एक प्रश्न जो कि डिफिकल्ट लेवल का था, और ये आपका एक मॉडरेट लेवल या फिर इजी लेवल का प्रश्न है। इसमें सही उत्तर आपका डायरेक्ट होगा। इसमें तो अभी हमने बताया था वो आपका सी होगा, रांची में ये प्रस्तावित है। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है, उसे जरूर नोट कीजिएगा। अभी चर्चा में ये क्यों है वो भी हमने बताया। और जो भारतीय खेल प्राधिकरण है वो है क्या चीज, तो ये सर्वोच्च भारत का एक सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, एक बॉडी है जिसकी स्थापना 1982 में भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5 और टॉपिक है आपका झारखंड राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक रिम्स में खोला गया है। झारखंड में कोविड-19 के इलाज के लिए पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन ए आपका रांची, बी आपका जमशेदपुर, सी आपका बोकारो और डी आपका धनबाद। पहले संबंधित तथ्य देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। 28 जुलाई को रिम्स जो कि रांची स्थित है वहां पर प्लाज्मा बैंक खोला गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। कोरोना को अभी तक, चूंकि आपको पता होगा प्लाज्मा बैंक क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अभी तक आपको पता होगा कि कोरोना वायरस का कोई अभी इलाज या कोई वैक्सीन इसका अभी तक नहीं आया है। तो आखिर मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है? तो मरीजों का इलाज जनरल ट्रीटमेंट किया जाता है, जनरल मेडिसिन दिया जाता है, जिसके आधार पर वो ठीक होते हैं। जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनका
ब्लड लेकर, उनका जो खून है उसका लेकर दूसरे जो मरीज, जो गंभीर मरीज है, उनका इलाज किया जाता है। उसी को प्लाज्मा थेरेपी के नाम से कहा जाता है। मतलब कि आपका जो मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस के प्रकोप से, अब वो स्वेच्छा से अपना जो ब्लड है प्लाज्मा दान कर सकते हैं। तो ऐसे करीब 64 लोग हैं जो रिम्स में, जो कि उसी दिन स्वेच्छा से प्लाज्मा दान करने के लिए आ गए हैं। अब प्लाज्मा बैंक के बारे में हम लोग देखते हैं। हाल ही में देश का जो पहला राज्य बना दिल्ली था, जो हमारी राजधानी दिल्ली है, उसी ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का यह पहला डिसीजन लिया था। दिल्ली स्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस ILBS में भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। प्लाज्मा हस्तांतरित इस प्रणाली को कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी CPT शॉर्ट में इसे कहा जाता है। इसमें ऐसे रोगी जो कोविड-19 महामारी से ठीक हो चुके हैं, उनमें विकसित एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ठीक हुए लोगों को पूरा रक्त या प्लाज्मा लिया जाता है। इस प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को हस्तांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर को लड़ने में मदद मिल सके। कोविड-19 के संक्रमण के बाद ठीक होने वाले मरीज 14 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा इस प्लाज्मा बैंक में दान कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो व्यक्ति ठीक हो चुका है कोरोना वायरस से, तो मतलब कि उसमें प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, वो ज्यादा विकसित होती है। तो इसीलिए 14 दिन के बाद वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और वही यहाँ पर रांची रिम्स में इसे स्थापित किया गया है प्लाज्मा बैंक। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित हुआ है, तो वो दिल्ली में स्थापित हुआ है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि राज्य का जो पहला प्लाज्मा बैंक है कहाँ स्थापित किया गया, किस जिले में, तो रांची जिले में ये स्थापित किया गया है। राइट आंसर ये होगा। रिम्स भी ध्यान रखिएगा, ये रिम्स में स्थापित किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 है आपका, उसी संबंधित झारखंड का पहला प्लाज्मा बैंक रांची स्थित रिम्स हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है आपका, वे महिलाएं जो संपूर्ण जीवन काल में कभी भी गर्भवती हुई हो अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकती। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपको फाइंड आउट करना है। A, B, C और D 4 कथन आपका यहां पर दिया हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया तो आपका प्लाज्मा बैंक होता क्या है। इसमें प्लाज्मा थेरेपी के तहत जो भी ज्यादा ग्रसित हैं कोरोना वायरस से ज्यादा, या फिर जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, उन्हें उस थेरेपी से इलाज किया जाता है। लेकिन इसमें जो प्लाज्मा डोनेट करता है या फिर जो खून डोनेट करता है, उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन तो पहला ये था कि वो कोरोना वायरस से वो आदमी ठीक हो गया हो, उसके बाद वो 14 दिन का दिन बीत जाने के बाद वो डोनेट कर सकता है। इसमें एक और चीज है कि सब ये तो हमने बता दिया कि कौन डोनेट कर सकता है। तो जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुका है 14 दिन के बाद वो प्लाज्मा दान कर सकता है। साथ ही 18 से 60 वर्ष के आयु के ऐसे लोग जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है, वो कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा दान कर सकते हैं। अब हमें यह भी समझना होगा कि कौन दान नहीं कर सकता है। तो जैसे कि कोई बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर से ठीक हुए लोग, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, लीवर, फेफड़े, किडनी जैसे अनेक बीमारियों से ग्रसित है, ठीक होने के 14 दिन बाद भी अपना प्लाज्मा वो दान नहीं कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा वो महिलाएं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी गर्भवती हुई थी, मां बनी थी, तो अपना प्लाज्मा नहीं दान कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो यहां पर आपका बिल्कुल सही है। झारखंड का प्लाज्मा जो बैंक है रांची में स्थापित किया गया है रिम्स हॉस्पिटल में। दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। वे महिलाएं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी गर्भवती हुई है, वो भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकती है।
यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी होगा। हमने यहाँ पर ए सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डी होगा, क्योंकि पूछा गया है कि सही नहीं है, तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7। टॉपिक है आपका आईआईटी धनबाद वज्र योजना से जुड़ा है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं, हाल ही में झारखंड का कौन सा शैक्षणिक संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वज्र योजना से जुड़ेगा? ऑप्शन ए आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बी है आपका रांची विश्वविद्यालय, सी आपका बीआईटी मिश्रा और डी आपका है आईआईटी धनबाद। तो जैसा कि हमने बताया टॉपिक में ही हेडिंग हमने डाल दिया है, तो राइट आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर डी है। पहले संबंधित तथ्य देखते हैं, ये चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा मिला हुआ है। तो देश की सबसे महत्वपूर्ण विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी, जिसको शॉर्ट में वज्र के नाम से जाना जाता है, इस योजना से जोड़ा गया है। इसके तहत आईआईटी धनबाद के अप्लाइड जियोफिजिक्स विभाग के प्रोफेसर सालिवाहन फ्रांस जाएंगे, जहां पर कुछ शोध किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। वहां की यूनिवर्सिटी ये फ्रांस जाएंगे और वहां के यूनिवर्सिटी के साथ संयुक्त रूप से ये रिसर्च शोध करेंगे। यह वर्ष जो आपका प्रोजेक्ट है, योजना है, 2 वर्षों का होगा। आईआईटी के धनबाद के जो 2 रिसर्च स्कॉलर 3 से 6 महीने के लिए भी जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये वज्र योजना क्या है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों को एक साथ लाने के लिए विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी वज्र योजना शुरुआत की है। इसमें संयुक्त शोध करने के लिए भारत से संबंधित शोधकर्ता को शामिल किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि अभी फ्रांस के साथ इसे आईआईटी धनबाद को जोड़ा गया है, तो आईआईटी धनबाद के जो फैकल्टी होंगे फ्रांस जाएंगे और वहां से जो फैकल्टी हैं साथ में मिलकर संयुक्त रूप से शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भारत लाना और देश में अनुसंधान का संचालन करना है, और इसमें आईआईटी धनबाद को भी जोड़ा गया है। तो राइट आंसर आपका यहां पर डी होगा, आईआईटी धनबाद। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय करों में हो रही कम वसूली के कारण केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी कितने हजार करोड़ रुपए घटा दी गई है? ऑप्शन ए है आपका 5000 करोड़, 7000 करोड़, 8000 करोड़, 9000 करोड़। जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कुछ खर्चा करने के लिए राशि दिया जाता है, मतलब कि जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी होती है। जैसा कि आपको पता है पहले जीएसटी नहीं था, इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था, तो पहले सिस्टम अलग था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जीएसटी में हिस्सेदारी और अन्य जो केंद्रीय कर होते हैं जिसमें कि राज्य की भी कुछ हिस्सेदारी होती है। इस साल का जो आम बजट लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, यूनियन बजट जो लाया गया था, उसमें 25,978 करोड़ रुपए तय किए गए थे कि इस साल झारखंड को केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अभी चूंकि कोविड-19 की वजह से संपूर्ण देश में कुछ महीनों तक तो संपूर्ण लॉकडाउन रहा, उसके बाद भी अभी परिस्थितियां नहीं बदली है, बेरोजगारी बढ़ रहे हैं और भी बहुत सारे जो उद्योग धंधे वहां पर नुकसान झेल रहे हैं। तो इससे नुकसान होने से भारत सरकार को भी नुकसान है, उसे कर कम रिसीव होगा, टैक्सेस कम रिसीव होगा, इसका असर राज्यों पर भी पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार को ही कम रिसीव हो रहा है कर, तो जो राज्य सरकार होंगे उन्हें भी कम दिया जाएगा। तो वर्तमान में इसमें जो लक्ष्य की तय किया गया था भारत सरकार के द्वारा करीब 25,000-26,000 करोड़ रुपए के लगभग, उसमें से सिर्फ आप 17,000 करोड़ रुपए से अधिक मिलने के आसार नहीं है, मतलब कि करीब 9,000 करोड़ का इसमें कमी किया गया है। केंद्रीय राजस्व में मिलने वाली हिस्सेदारी में बड़ी कटौती से क्या होगा? झारखंड की बहुत सारी योजनाओं पर असर पड़ेगा, और साथ ही आपका केंद्र सरकार के द्वारा भी जितने भी प्रायोजित योजनाएं झारखंड में चलाए जा रहे हैं उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें करीब जो लगभग 9,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था यही पूछा गया था कि कितने हजार रुपए की कटौती की गई है, तो राइट आंसर डी होगा, 9,000 रुपए की कटौती की गई है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9। इस पर हमने पहला प्रश्न भी डिस्कस किया था यही कॉन्सेप्ट पर।
लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रश्न अलग है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा किए गए सर्वे मिशन सक्षम के तहत राज्य के किस जिले से वापस आ रहे प्रवासी महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? मतलब कि किस राज्य के किस जिले में सबसे अधिक महिला प्रवासी आए हुए हैं बाहर से? ऑप्शन ए आपका रांची, बी आपका धनबाद, सी आपका लोहरदगा, डी आपका पलामू। अभी हमने डिस्कस किया था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है जिसका नाम है मिशन सक्षम। इस मिशन सक्षम के तहत गांव-गांव तक जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य से अब तक लॉकडाउन की वजह से या फिर कोविड-19 की वजह से अपने राज्य में लौटे हैं, उनका सर्वे किया जा रहा है। अभी तक सर्वे में 4,71,000 मजदूरों को शामिल किया गया है। इसमें 35,000 महिलाएं हैं। महिलाओं में अगर स्थिति का बात करें तो अगर जिलेवार अगर हम बात करते हैं तो सर्वे में बताया गया है कि लोहरदगा में सबसे अधिक महिला प्रवासी मजदूर मिले हैं। करीब 4,149 महिला प्रवासी मजदूर बाहर से लौटे हैं लोहरदगा में। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम महिला लौटने वाले जिले का तो जामताड़ा वो सबसे कम है, जहां पर सबसे कम महिलाएं करीब 354 महिलाएं दूसरे राज्य से वापस लौटी हैं। पुरुषों की स्थिति अगर हम बात करें तो गिरिडीह जिला पहले स्थान पर है, जहां पर सबसे ज्यादा पुरुष राज्य इस जिले में लौटे हैं, करीब 58,000 पुरुष लौटे हैं। और दूसरे स्थान पर हजारीबाग है, जहां करीब 55,000 पुरुष लौटे हैं। प्रश्न जो यहां पर पूछा गया था कि कितने महिलाएं सबसे ज्यादा किस जिले में लौटी हैं, तो लोहरदगा जिले में लौटी है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा 4,149 महिलाएं ये वापस लौटी हैं। अगर पुरुषों के बारे में पूछा जाए तो गिरिडीह जिला करीब 58,000 और दूसरे नंबर पर 55,000 के साथ हजारीबाग है। और सबसे कम अगर पूछा जाए महिलाओं में तो जामताड़ा को ध्यान में रखिएगा। सर्वे के अनुसार अभी सर्वे चल ही रहा है, फिर बाद में हो सकता है कि इसमें फाइनल सर्वे जब लाया जाता है, क्योंकि ये सर्वे चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक अपस्वा भी रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं, तो ये सर्वे अभी तक कोविड-19 तक तो ये स्थिति बना रहेगा कि वो चलता रहेगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था महिलाओं के बारे में, तो लोहरदगा में सबसे ज्यादा महिलाएं लौटी। प्रश्न संख्या 10 है आपका। टॉपिक है आपका हाल ही में झारखंड में 2 अस्थायी जजों की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना 2000 में की गई थी, यह रांची झारखंड में स्थित है। दूसरा कथन है आपका झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की अनुमोदित पद संख्या 25 है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। पहला है आपका केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर आपका डी दोनों कथन सत्य है। तो यहां पर राइट आंसर बिल्कुल आपका यहां पर डी हुआ, दोनों कथन सत्य है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे। वर्तमान में सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के तहत झारखंड हाई कोर्ट में 2 अस्थायी जजों की नियुक्ति की गई है, जस्टिस संजय द्विवेदी और दूसरा आपका जस्टिस दीपक रोशन को। दोनों जज ने हाई कोर्ट में शपथ लिए। उसके बाद अभी झारखंड हाई कोर्ट में 17 कुल जजों की संख्या हो गई है, जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ मिलाकर, मतलब कि 17 कुल जज हैं, 16 + 1 एक चीफ जस्टिस हो गए झारखंड हाई कोर्ट के और 16 जज हो गए, तो कुल 17 हो गए। झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल जो अनुमोदित पद है संख्या है वो 25 है, मतलब कि अभी भी 8 पद इसमें रिक्त है, वैकेंट है। झारखंड हाई कोर्ट के बारे में आपको बता दें 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब कि जिस दिन से झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर, उस समय से ही आपका 15 नवंबर 2000 उस समय से ही झारखंड हाई कोर्ट एक्टिव हो गया था। अब बात करते हैं कि इसमें वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डॉक्टर रवि रंजन है, जो कि 17 नवंबर 2000 से अभी तक बने हुए हैं। पहले झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये उनका अपॉइंटमेंट 5 दिसंबर 2000 को हुआ था। विनोद कुमार गुप्ता को बनाया गया था झारखंड हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश। जैसा कि हमने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट तो 15 नवंबर से ही एक्टिव हो गया था,
तो और जो पहला न्यायाधीश हम बोल रहे हैं कि 5 दिसंबर को बना, तो इतने दिनों तक क्या कोई न्यायाधीश नहीं था? मुख्य न्यायाधीश तो था, लेकिन प्रभारी के तौर पर था, तो उसे काउंट नहीं किया जाता है, मतलब कि वो जिम्मा सौंपा गया था। उसके बाद नियमित तौर पर विनोद कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया था। 15 नवंबर 2000 से लेकर 5 दिसंबर तक, मतलब कुछ दिनों के लिए प्रभारी के रूप में पार्थ खन्ना को मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों चीजों को लिख दिया। अगर एग्जाम में अगर पूछता है कि झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप आंसर टिक कीजिएगा विनोद कुमार गुप्ता। अगर प्रभारी के रूप में पूछता है तो जरूर इसे पार्थ खन्ना ही टिक कीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर एक वर्ड आया था कि हाईकोर्ट ने जो नियुक्ति की है, झारखंड हाईकोर्ट में जो नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है कॉलेजियम प्रणाली के तहत। तो आपको यह भी जानना जरूरी होगा कि कॉलेजियम प्रणाली होता क्या है। हमेशा ये विवादों में रहता भी है, इसकी आलोचना भी होती है, और केंद्र सरकार और जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है इस प्रणाली को लेकर। और हाल के दिनों में जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, उस समय कुछ न्यूज में था। तो समझते हैं हम लोग कॉलेजियम प्रणाली को। तो देश में जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट हो या फिर आपका दूसरे राज्य के हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर जो जजों की नियुक्ति की जाती है उनका रिक्रूटमेंट जो किया जाता है कॉलेजियम प्रणाली के तहत किया जाता है। तो कॉलेजियम प्रणाली हमें समझना होगा कि ये है क्या चीज। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1990 में 2 फैसलों के बाद यह व्यवस्था लागू की गई थी। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक वरिष्ठ जजों की समिति बनाई जाती है, जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है। मतलब कि किन्हें नियुक्त करना है एज ए जज के तौर पर, तो ये कॉलेजियम प्रणाली के तहत जो ये कमिटी बनाई जाती है, समिति, वही तय करती है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, तबादला का फैसला भी यही कमिटी, मतलब कि कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही किया जाता है। हाई कोर्ट के कौन से जज प्रोन्नत होंगे, होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब कि आपका प्रमोशन भी, अगर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज प्रमोट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो ये कॉलेजियम प्रणाली के तहत ये तय किया जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख आपको सबसे पहले ये चीज जानना भी बहुत जरूरी है। आपने तो ये सिस्टम देख लिया कि कॉलेजियम प्रणाली है क्या चीज, लेकिन कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ एक कमेटी के आधार पर इसे बना दिया। इसका कहीं भी कोई मूल प्रावधान संविधान में भी नहीं है, और न ही कभी संविधान संशोधन करके इसे उससे जोड़ा गया है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर पॉइंट हो सकता है कि कॉलेजियम प्रणाली जो है संविधानिक है या नहीं है। तो कॉलेजियम प्रणाली कभी भी संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है, और न ही कभी संविधान में संशोधन करके उसमें कुछ प्रावधान को जोड़ा गया है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था, सीधा सा पूछा गया था, 2 कथन थे, आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं था। तो यहां पर दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आपका यहां पर डी होगा। इस तरह से आज हमने कुल 10 प्रश्न डिस्कस किए हैं और बहुत सारे संपूर्ण तथ्यों के साथ हमने डिस्कस किए हैं। आज से आपको कुछ नया बदलाव भी देखने को मिला होगा, और वो सही भी है, क्योंकि हम जो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर पहले भी हमने आपको बताया है, प्रश्न यहाँ पर कभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ से सीखते कितना है। एग्जाम में कभी भी हम या फिर बहुत सारे अन्य यूट्यूबर या फिर किसी भी के द्वारा जो प्रश्न दिया जाएगा वो डायरेक्ट कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, उससे संबंधित तथ्य के आधार पर प्रश्न बनाया जा सकता है, तो उसे आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा वो हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।